हुई थी, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, केंद्र राज्य संबंधों का ऐतिहासिक विकास। तो मैंने बताया था कि ये कई जो है दौर से होकर गुजरता है केंद्र राज्य संबंध, जिसमें मैंने पहला दौर जो है आप लोगों को स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 1952 से लेकर 67 का दौर जो है कंप्लीट पढ़ लिया था कि ये केंद्रीकृत संघवाद यानी सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म पे जो है आधारित दौर था। इसके बाद हमने दूसरा दौर स्टार्ट किया था 1967 का दौर, 1967 से लेकर 71 का दौर, फेज ऑफ 1967 टू 71 का। और इसमें मैंने बताया था आपको इस दौर में, ठीक है, कि जो 1971 वाला दौर था, ठीक है, तो 1967 के जब आम चुनाव होते हैं तो पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस को जो स्थिति थी वो कमजोर होती है और केंद्र में तो किसी भी तरीके से गठबंधन की सरकार जो है उसकी बन जाती है, लेकिन उस समय के 17 राज्यों में से 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें जो हैं स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो जब तो कुल मिला के अब देखेंगे कि जो राज्यों की सरकार बनती है तो राज्य सरकार की जो है स्वच्छता का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया जाता है। और इसी समय केंद्र और कुछ राज्यों की सरकारों ने केंद्र राज्य संबंधों का ढांचा सुधारने के लिए कुछ आयोग और समितियों का गठन किया और उसी की संक्षिप्त चर्चा जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से हमने पहला जो है क्या देखने वाले थे, प्रशासनिक सुधार आयोग जो है हमें पढ़ना था। और मैंने कहा था कि आप लोगों को पढ़ के जो है आना है प्रशासनिक सुधार आयोग को। क्लियर है सभी लोगों को? तो कितने लोग पढ़ के आए हैं थोड़ा सा बता दीजिएगा, कितने लोग पढ़ के आए हैं? आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है। अभी आवाज चेक कीजिए तो, अभी आवाज चेक कीजिए तो, अभी आवाज सही है? अभी आवाज सही है? अभी आवाज सही है? अभी आवाज सही आ रहा होगा? अभी आवाज सही आ रहा है ना? चलिए, उम्मीद है कि मुझे अभी आवाज एकदम क्लियर आ रहा होगा। क्लियर है ना? अभी आवाज सही हो गया ना? क्या है, कोई कह रहा है जी, कोई कह रहा है क्लियर, कोई कह रहा है नो सर। पूरा बात लिखिए, आवाज क्लियर है कि नहीं है। अगर आवाज क्लियर है तो लिखिए कि आवाज क्लियर है, अगर आवाज क्लियर नहीं है तो लिखिए कि आवाज क्लियर नहीं है। कोई जी कह रहा है, कोई नो कह रहा है, कोई क्लियर कह रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या कह रहे हैं। सही है ना? अब चलिए, तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे कुछ समितियों का गठन किया जाता है, कुछ आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा जो है हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से पहला आयोग था प्रशासनिक सुधार आयोग। और मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ के आइएगा, मैं बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग। ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिस्ता है। 1966 में, 1966 में मोरारजी देसाई की सरकार थी।
ठीक है, तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ही, ठीक है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन हो जाता है। लेकिन 1967 के बाद, ठीक है, इसका महत्व जो है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार बन जाती है गैर कांग्रेस वाले का, तो यहाँ पे इसकी महत्व जो है 1967 में बढ़ जाता है। और मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बनने पर, ठीक है, के अनुमंथैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। यानी कि जब ये उप प्रधानमंत्री नहीं थे तो ये इसके अध्यक्ष थे। और 1967 में जब ये क्या बन जाते हैं, उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये कौन बन जाते हैं? 1967 के बाद जो इसका महत्व बन जाता है, और उस समय इसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? हनुमंथैया, ठीक है, इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। बात समझ में आया? तो 1969 में, 1969 में इस आयोग की अंतिम रिपोर्ट आती है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट आती है, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि पढ़ के आइएगा। अंतिम रिपोर्ट आती है, ठीक है, 1969 में जो है अंतिम रिपोर्ट आती है, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें की जाती है। यानी इस आयोग के द्वारा कितने सिफारिश की जाती है? 22 सिफारिशें की जाती है। ठीक है, 22 सिफारिशें की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको कोई भी सिफारिश को नहीं माना, सिरे से नकार दिया। केंद्र सरकार ने इसका पालन नहीं किया, सिरे से नकार दिया। तो अब आपका अगला टॉपिक यहां से ये बनता है कि आखिर इस आयोग ने कौन सी सिफारिशें की थी। तो एक टॉपिक बना लीजिएगा यहां से, आयोग की प्रमुख सिफारिशें। की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहला कि आर्टिकल 263, ठीक है, आर्टिकल 263 के तहत जो है एक अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का जो है गठन किया जाना चाहिए। इसकी एक अनुशंसा थी कि एक आर्टिकल 263 के तहत जो है अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। इसकी दूसरी सिफारिश थी कि राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन देने के उपाय किए जाने चाहिए। इसकी तीसरी सिफारिश थी कि राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब राज्य सरकार ने उसके लिए अनुरोध किया हो। और चौथी इसकी सिफारिश थी कि राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी जिनका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, जिसके पास सार्वजनिक जीवन यानी प्रशासन का लंबा अनुभव हो। और इसकी पांचवी सिफारिश जो महत्वपूर्ण थी कि राज्यों की विधायी शक्तियों पे केंद्र का दखल कम होना चाहिए और कुछ अन्य विषयों पे भी राज्यों को विधायी शक्ति मिलनी चाहिए। तो ये 5 मुख्य विषय थे और टोटल इसकी 22 सिफारिशें थी, जिसपे केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया, एक भी सिफारिश को नहीं माना। बात समझ में आया? तो ये था पहला आयोग जो कि केंद्र राज्य संबंध के सुधार के लिए गठित की गई थी 1967 के 71 के दौर में। और इस गठन के पीछे क्या कारण था, पिछले क्लास में भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां से हमारा अगला एक आयोग आता है। तो ये तो पहला आयोग है जिसे केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया, कहा कि नहीं भैया हम इसको नहीं मानेंगे, खत्म। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा आयोग आता है, राजमनार समिति। ठीक है, सब इसी दौर में हो रहा है, 1967 71 के दौर में ही। और ये दूसरा समिति आता है राजमनार समिति। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बाबू, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़िए। राजमनार समिति, ठीक है, और यहां पे क्या होता है, तो तमिलनाडु की जो द्रमुक सरकार ने, यहां पे लिख लीजिएगा, तमिलनाडु की सरकार थी द्रमुक, पार्टी है वहां की, द्रमुक सरकार ने, ठीक है, 1969 में
एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया, ठीक है, जिसे केंद्र राज्य संबंधों पे विचार करना था। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार। कौन थे अध्यक्ष? पीवी राजमन्नार। और शेष 2 सदस्यों में एक थे एएल, ये अध्यक्ष थे, और एक सदस्य थे M2 लिख लीजिएगा, कौन? एल पूरा नाम नहीं पता, एएल मुदालियार, ठीक है, मुदलियार, मतलब अजीब नाम है इन लोगों का भी, मुदालियार, ठीक है। और M3 जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ये तो M1 अध्यक्ष हो गए, ठीक है, पीवी राजमन्नार। M2 थे एएल मुदालियार, और तीसरे व्यक्ति थे टीपी चंद्रा, ठीक है, टीपी चंद्रा रेड्डी। तो ये पीटी में जब क्वेश्चन बनता है ना तो बड़ी खतरनाक पूछता है, ठीक है, तो मेरा काम है आप लोग को खतरनाक चीजों से बचाना। तो तमिलनाडु की द्रुमक सरकार ने 1969 में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, और जिसे केंद्र राज्य संबंधों पे विचार करना था। और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, और दूसरे व्यक्ति इसके सदस्य थे एएल मुदालियार, और तीसरे व्यक्ति थे टीपी चंद्रा रेड्डी, ठीक है। तो समिति ने 1971 में, ठीक है, अपनी रिपोर्ट सौंपी, अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट सौंपी। बात समझ में? जिसमें क्या क्या सिफारिशें थी तो यहां लिख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें थी, बस खत्म हो जाएगा, सिफारिशें जान लीजिए, निम्नलिखित सिफारिशें थी, सिफारिशें थी, ठीक है। और यहां से पॉइंट बना लीजिएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इसकी क्या क्या सिफारिशें थी एक एक लाइन में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए, पहली इसकी सिफारिश थी कि 7वीं अनुसूची में संशोधन करके जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को सौंपी जानी चाहिए। पहला इसका सिफारिश था कि 7वीं अनुसूची में संशोधन करके जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है उसे राज्यों को सौंप देना चाहिए। दूसरी इसने सिफारिश किया कि आर्टिकल 249 को निरसित करना चाहिए। अब आपका काम है आर्टिकल 249 पढ़ना, आर्टिकल 249 को समाप्त कर देना चाहिए। तीसरी इसकी सिफारिश थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। चौथी इसकी सिफारिश थी कि वित्त आयोग को अस्थायी बनाया जाना चाहिए। पांचवी इसकी सिफारिश थी कि योजना आयोग को समाप्त करके एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो उसके कार्यों को संपादित करे, ठीक है। बात समझ में आया? ये इसका था। दूसरा कौन सा था? अगला इसका सिफारिश था कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित उपबंध यानी आर्टिकल 356, 357, 365 इन सबको समाप्त कर देना चाहिए। आर्टिकल 263 कहां गया? आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए। एक और अंतिम इसका सिफारिश था कि राज्यपाल के प्रसाद पर मंत्री परिषद की निर्भरता को समाप्त किया जाना चाहिए। ये इसने क्या किया? रिपोर्ट सौंपा राजमन्नार समिति के आधार पे, यानी इसने अपनी रिपोर्टों में ये सिफारिश की, और केंद्र सरकार ने इसे भी अमल में नहीं लिया, कहा कि जाने दो, तुमने सिफारिश दे दिया, हट जाओ, खत्म कहानी। बात समझ में? तो जैसे इसके पीछे वाले को सरकार ने हल्के में ले लिया, इसे भी हल्के में ले लिया। तो अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कहां गया? यहां पे क्या हो रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों का जो पहला दौर था वो तो पूरी तरीके से कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो ऐसी कोई मांग उठी ही नहीं। दूसरा दौर आता है, मांग तो उठता है लेकिन केंद्र उस पर अमल नहीं करता है, क्योंकि केंद्र अभी भी इतनी मजबूत थी कि इस पे दबाव नहीं बनाया जा सकता था, सिर्फ मांग बन सकता था, ठीक है। तो इन्होंने मांग किया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद आता है तीसरा दौर। ये तो दूसरा दौर में मांग उठ गया, 2 समिति आ गई जिसमें से राजमन्नार समिति आ गया, और
प्रशासनिक सुधार आयोग आ गया, लेकिन प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा। फिर आता है तीसरा दौर। अब लिखिएगा तीसरा दौर, यहां से तीसरा दौर आता है 1971 के बाद 77 का दौर, और अब जो है प्रभाव पड़ना शुरू होगा। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा फेज ऑफ 1971 से 77। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? एकदम सिंपल कहानी थी, सिंपल तरीके से समझते चलिएगा। कोई दिक्कत? एनीवन? देखिए पिछली क्लास किए होंगे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आ गए तीसरे दौर में। 1971 से 77 का दौर में क्या होता है समझिएगा। तो इस दौर में क्या होता है कि इस दौर को सामान्यतः एकात्मक संघवाद यानी यूनिटरी फेडरलिज्म का दौर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आपको बताऊंगा, पहले लिख लीजिए कि इस दौर को क्या कहा जाता है, एकात्मक संघवाद यूनिटरी फेडरलिज्म। फेडरल गलत लिखा गया यार। यार आज गदर मूवी आया है सिनेमाघर में, आप लोग को पता है? दोबारा से रिलीज हुआ है और हम दोबारा से देख रहे हैं। ठीक है, एकात्मक संघवाद यूनिटरी फेडरलिज्म का दौर कहा गया। क्यों कहा गया? तो 1971 में, ठीक है, 1971 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रभावशाली जीत हुई और केंद्र सरकार के वर्चस्व की स्थापना हुई। यानी यहां पे आपने देखा कि थोड़ा सा यहां पे आया इस फेज में 1967 से 71 के फेज में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार कमजोर पड़ी और दोबारा से जैसे ही इंदिरा गांधी संभालती हैं राजपाट, तो दोबारा से केंद्र क्या हो गया, मजबूत हो गया और लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की प्रभावशाली जीत हुई और केंद्र सरकार की वर्चस्व की दोबारा से क्या हो जाती है, पुनः स्थापना होती है। और 1971 से लेकर 1977 ईस्वी तक श्रीमती इंदिरा गांधी का शासनकाल लगभग निरंकुश रूप से चला। अब भाई देखिए ऐसे शब्दों का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिसके वजह से इनको निरंकुश कहा जा सकता है। अब कोई कांग्रेस व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा तो कृपया करके मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, मैं बहुत बड़ा मतलब कि बिग फैन हूं उनकी, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि निरंकुश कार्य किए गए हैं। कैसे किए गए बताऊंगा। तो 1971 से लेकर 1977 ईस्वी तक जो है श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन जो है लगभग निरंकुश रूप में चला, जिसमें अंतिम 2 वर्षों का आपातकाल भी शामिल है। बात समझ में आया? तो इस दौर में संसदीय प्रणाली एक तरह से प्रधानमंत्री प्रणाली में रूपांतरित हो गई। यानी संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि कोई भी निर्णय मंत्री परिषद के सलाह के हिसाब से मुख्य प्रधानमंत्री लेते हैं, लेकिन इनके काल में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री निर्णय ले लिए हैं, मंत्री परिषद को मानना पड़ेगा। समझ गए? तो अब ये संसदीय प्रणाली नहीं थी, अब ये प्रधानमंत्री प्रणाली में बदल चुका था। इसीलिए मैंने कहा निरंकुश रूप से चला, यानी मंत्री लोग साइन करेंगे कि नहीं, वोट देंगे कि नहीं, मतलब ही नहीं है। इंदिरा गांधी मान गई, पास होना है। बात समझ में आया? तो ये चीजें थी जिसमें अंतिम 2 वर्षों में क्या था, आपातकाल भी लगा था। तो इस दौर में जो संसदीय प्रणाली थी ना, एक तरीके से प्रधानमंत्री प्रणाली के रूप में जो है रूपांतरित हो गई और इस समय संविधान में बहुत से संशोधन किया गया, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ और इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से एक नया संविधान लिखने के जैसा था 42वां संविधान संशोधन, जिसने केंद्र सरकार और संसद की शक्तियां में बेतहाशा बढ़ा दी। यानी यहाँ पे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 जब पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि इसके सारे जो संशोधन हो रहे हैं ना कहीं केंद्र को मजबूत कर रहे हैं। केंद्र को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो मैं आपको सारे महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ाऊंगा। जिस दिन मैं ये 42वां संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो इसके सारे प्रावधान में आपको बताऊंगा और आपको दिखेगा कि इस काल में जो है इतने संविधान संशोधन हुआ कि एक नया संविधान लिखने के जैसा था
और इसमें सारी संविधान संशोधन जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इन सभी संशोधनों का एक ही कारण था, केंद्र को मजबूती प्रदान करना। बात समझ में आई? सर लीगली सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक बात बताइए, जब बहुमत की सरकार है तो भाई इसमें केंद्र सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अब आप ऐसे सोचिए, मोदी जी चाहते हैं कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए और उनकी पार्टी में वो उनको पार्टी ने उनको नेता चुना है, तो क्या मंत्री उनकी बात को खारिज थोड़े कर देंगे? वो तो मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो मंत्री परिषद से सलाह लेके काम करें या उनको आदेश दे के काम करवाएं। डिपेंड करता है ना प्रधानमंत्री पे कि वो सलाह से काम करते हैं, सबकी सहमति से काम करते हैं, सभी के बहुमत से काम करते हैं, कि अपनी कार्यों को थोप देते हैं कि देखो बबुआ हमको ऐसा कानून लाना है, तुम लोग पास करो। कैसे कि भाई आप जिनके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हो उनके अगेंस्ट थोड़े जा सकते हो। समझ में आ रहा है दीपिका जी? तो ये लीगली तो काम सही कर रही थी ना। ये तो इसका व्यवहारिक रूप है जो मैं आपको बता रहा हूं कि व्यवहार में क्या हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो लीगली वो कहीं गलत नहीं थी, व्यवहारिक रूप से गलत थी, और व्यवहारिक रूप से कोर्ट काम नहीं करता है। खैर जब 42वां संविधान संशोधन देखिएगा तो उसके बाद 44वां संविधान संशोधन भी होगा, जैसे सरकार बदलेगी और स्थिति फिर बदलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये 1971 से 77 का दौर समझ में आया। अब देखिए 1977 से 80 का दौर देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, इसीलिए इसको एकात्मक संघवाद कहा गया। देखिए बात समझ में आ रहा है? यूनिटरी फेडरलिज्म। ठीक है, पूरी कहानी स्पष्ट हो गई होगी। अगला फेज देखते हैं। फेज ऑफ 1977 टू 80। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा ध्यान से समझिएगा। तो 1977 में चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस कहां हो गई? हवा हवाई हो गई। तो 1977 में चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो केंद्र की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, और इस सरकार में शामिल अधिकांश दल वही थे जो पहले राज्यों की ओर से स्वायत्तता की मांग उठा रहे थे। यानी सेकेंड फेज में जो थे, सेकेंड फेज में जो यहाँ पे लोग थे राज्यों में, 17 में से 9 राज्यों में जो लोकल लोगों का सरकार बना था, वही लोग अब केंद्र में आ गए थे। वही लोग यहाँ पे क्या आ जाते हैं? केंद्र में आ जाते हैं। यानी ये पहला स्थिति है जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बना। आजादी से लेके ये 1977 तक का समय था, पहली बार जब गैर कांग्रेस का सरकार बना। और इस सरकार में अधिकांश दल कौन थे? वही दल थे जो राज्यों की स्वायत्तता की मांग उठाते आ रहे थे। और यहाँ पे केंद्र ने क्या किया? इनके प्रशासनिक सुधार आयोग को खारिज कर दिया, यहाँ पे राजमनार समिति के आदेशों को खारिज कर दिया। अब यहाँ पे चीजें जो है इंप्लीमेंट की जाएंगी। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है? तो ये सरकार लगभग 2.5 वर्षों तक लड़खड़ाते चली और 1980 में आखिर गिर गई। और इतनी कम अवधि में केंद्र राज्य संबंधों में कोई संरचनात्मक बदलाव होना कठिन था। ठीक है, मतलब गैर कांग्रेसी सरकार तो बन गई थी लेकिन उसको चला पाना बहुत मुश्किल था, और 1980 में सरकार गिर जाती है। और इतनी कम अवधि में केंद्र राज्य संबंधों में कई संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बदलाव होना बहुत कठिन था। तो ये भी देखा गया कि सरकार ने अपनी 2.5 वर्षों के कार्यकाल में राज्यों की स्वायत्तता के मुद्दे पे कोई विशेष बल नहीं दिया, क्योंकि इस केंद्र की सरकार को भी पता था कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जहां ज्यादा 3-5 करेंगे तो फिर कांग्रेसी उस समय सरकार में नहीं थे लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत था। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ कर नहीं पाए। तो ये 3 साल तो ऐसे ही गुजर गया, कुछ भी इसमें विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आता है अगला काल, और ये खतरनाक वाला काल होगा। कहेंगे सर हर बार खतरनाक कह रहे हैं और खतरनाक हो ही नहीं रहा है। अगला काल कौन आता है? 1990 का, सॉरी 1980 से 89 का दौर। फेज ऑफ 1980 टू 89।
ठीक है। तो 1980 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को फिर से प्रचंड बहुमत हासिल हुआ, फिर से कांग्रेस आ गया और जनता पार्टी के विफल प्रयोग ने जनता में से ऐसे गठबंधनों के प्रति अविश्वास का भाव भर दिया था जिससे कांग्रेस पुनः पूरी ताकत के साथ सत्ता में लौटी। क्योंकि भाई जब आप विपक्ष में थे तो आप कह रहे थे कि हम राज्यों को मजबूत करेंगे, फलान करेंगे, ठिकान करेंगे, ढिमका करेंगे, चिमका करेंगे। जब किसी भी तरीके से आपको इतना वोट मिल गया कि आप केंद्र में आ गए और आप कार्य कुछ कर भी नहीं किए, तो कहते हैं ना कि सिर्फ आना बड़ी बात नहीं होती है, आके काम करना बड़ी बात होती है। तो जनता पार्टी की सरकार 1977 में 80 में आ तो गई थी, लेकिन एक्चुअल में ये इतनी ताकतवर नहीं थी कि कुछ कर पाए। आज जब ये कुछ कर नहीं पाई ना, तो जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया और इसी की वजह से 1980 से लेकर 89 के दौर में फिर से इंदिरा गांधी की वापसी होती है। क्योंकि गठबंधनों के प्रति अब जनता के अंदर क्या हो गया था, अविश्वास आ गया था कि यार गठबंधन की सरकार नहीं बनाना, ये लोग फर्जी हैं, कुछ काम ही नहीं कर पाते। आज सही बात है, गठबंधन की सरकार में कोई काम नहीं होता है ढंग का, मैं सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा फायदा होता है, कुछ आगे बताऊंगा कि गठबंधन की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार में क्या अंतर होता है, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या ना घाटे हैं, वो बात की बात है। लेकिन 100 की सीधी बात की बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे गठबंधन की सरकार में लेना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से जनता का अविश्वास बढ़ता है और दोबारा से इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जो है वो वापसी करती है और इससे कांग्रेस पुनः पूरी ताकत के साथ सत्ता में लौटती है। तो 1980 से लेकर 84 तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा और 1984 से 89 तक श्री राजीव गांधी का, मतलब इस फेज में जो है इंदिरा गांधी भी आ जाती हैं और राजीव गांधी भी आ जाते हैं और दोनों, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में श्री राजीव गांधी जो अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। स्वाभाविक है कि 9 वर्षों के इस दौर में केंद्र का वर्चस्व स्थापित रहा और राज्य सरकारों और क्षेत्रीय दलों की स्थिति प्रायः कमजोर बनी रही, यानी कोई सुधार यहाँ पे भी नहीं हुआ। बात समझ में आया, कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन एक आयोग का गठन हुआ इसी बीच में और वो आयोग था सरकरिया आयोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है उतनी बार यहाँ से लोग कहते हैं कि ये कितना खतरनाक है, सरकरिया आयोग। इसी फेज में जो है सरकरिया आयोग का गठन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकरिया आयोग। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं। ठीक है, इसी फेज में सरकरिया आयोग का गठन होता है। देखिए, तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में जून 1983 में, यानी इनके मृत्यु से पहले जून 1983 में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश श्री रणजीत सिंह की सरकरिया की अध्यक्षता में, पूरा नाम क्या था, वो रिटायर्ड जो न्यायाधीश थे उनका पूरा नाम क्या था, रणजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। किसने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने और राज्यों की स्वच्छता संबंधी मांगों पे सिफारिश देनी थी। अब आप कहेंगे कि आखिर इनको सिफारिश क्यों देनी थी और इंदिरा गांधी सरकरिया आयोग को गठन करने की मंजूरी क्यों दी, ये वाला कारण, क्योंकि अब इनको पता चल चुका था कि देखो भैया जनता खिसिया जाएगी। एक बार तो हमको पहली बार कांग्रेस का बाहर हुई थी, तो अब जब इंसान थोड़ा सा बाहर होता है ना तो वो काम करता है जनता के अनुरूप। तो अब वो राज्यों की विश्वास को जीतने के लिए यहाँ पे क्या करती हैं, सरकरिया आयोग का गठन करती हैं कि चलो भैया राज्यों को भी एक साथ लेके चलते हैं। तो जो काम इस दौर में जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए था, लेकिन अपनी गलती से सीख लेते हुए इंदिरा गांधी ने ये काम किया और सरकरिया आयोग का गठन किया। बात समझ में, किस लिए, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने और राज्यों की स्वच्छता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए। तो जनवरी 1988 में इसने अपनी आधिकारिक तौर पे जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें 19 अध्याय के अंतर्गत कुल 247 सिफारिशें दी गई थी। सोचिए, यानी सरकरिया आयोग ने कितनी सिफारिशें की थी, 247 सिफारिशें दी गई थी। तो अब हम 247 सिफारिशें तो आपको बताएंगे नहीं, तो हम क्या बताएंगे, सरकरिया आयोग की मुख्य सिफारिशें बताएंगे। तो अगला टॉपिक लिखिएगा, सरकरिया, यार कैमरा हिल रहा है, सरकरिया आयोग की
प्रमुख सिफारिशें, ठीक है, प्रमुख सिफारिशें। ये टोटल सिफारिशें दी कितनी थी, यहां पे मैंने लिख दिया 247। इसमें 19 अध्याय थे, ठीक है। अब देखिए प्रमुख सिफारिशें कौन कौन थी, और बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बाबू, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहली सिफारिश सरकारिया आयोग ने किया कि भारतीय संविधान में किसी संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत नहीं है। किसकी तरफ झुकाव है, इंदिरा गांधी की तरफ। तो भारतीय संविधान में किसी संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत नहीं है, समस्या संविधान के कुछ उपबंधों के दुरुपयोग की है, ना कि संविधान के गलत होने की। पहली बात कहा इसने। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि केंद्र की मजबूती राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। अब आप एक बात मुझे ध्यान से समझिएगा, मुद्दा चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अगर जो सरकार आयोग की गठन करेगी, अब देखिए मुद्दा किसका था, राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा, इंदिरा गांधी का तो मुद्दा था नहीं, राज्यों की लोकल दल का मुद्दा था। और सरकारी आयोग का गठन किसने किया, केंद्र सरकार ने, जिसके वजह से वो मुद्दा उठाया जाता था। तब आपकी सरकार और आप ही ने गठन किया है, तो पक्ष में आप ही के पक्ष में रिपोर्ट आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसके जितने सुझाव आएंगे ना, देखिएगा ना कहीं केंद्र की तरफ झुकाव रखेगा, यानी ज्यादा विपक्ष में नहीं जाएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या कहा गया कि केंद्र की मजबूती राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, अतः यह मांग गलत है कि केंद्र की शक्तियां कम की जाए और राज्यों को ये शक्तियां सौंप दी जाए। अब देखिए एकदम संवैधानिक तरीके से जो है अब अपनी बातों को यहाँ पे मजबूती से पेश किया जा रहा है, और बात भी सही है भाई, केंद्र को मजबूती जरूरी भी है, ठीक है। तीसरी बात इसने क्या किया, कि अखिल भारतीय सेवाओं की मजबूती राष्ट्रीय एकीकरण में अत्यंत आवश्यक है। यानी जो पहले के आयोग ने कहा था कि समाप्त कर देना चाहिए वगैरह वगैरह, इन सभी बातों को ये तार्किक रूप से अब जवाब देगा। तो इस व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए और कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा के लिए ये सेवाएं शुरू की जानी चाहिए, और संभव हो तो कृषि, सहकारिता, उद्योग के लिए भी शुरू किया जाना चाहिए। ये इसने तीसरी सुझाव दिया। चौथा सुझाव क्या दिया कि केंद्र के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि किसी संकट के समय वो बिना राज्य की सहमति के केंद्रीय बलों की तैनाती कर सके, पर जहां तक संभव हो इस शक्ति का प्रयोग राज्यों की सहमति से ही किया जाना चाहिए। मतलब देखिए कितनी बातों को घुमाया जा रहा है, हर बात को काटा जा रहा है जो राज्य चाहते थे, लेकिन अब संवैधानिक तरीके से काटा जा रहा है कि लो भैया हमने आयोग का गठन कर दिया और आयोग ही अब कह रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और बात में दम है भाई, बात में दम है, ठीक है। इसके बाद इसने एक और बात कहा, क्या कि संविधान के आर्टिकल 155 में संशोधन करके यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, और राज्यपाल का चयन करते समय प्रधानमंत्री को लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति से भी सलाह करनी चाहिए। यह भी सरकारी आयोग ने क्या किया था, टिप्पणी किया था। छठा इसने क्या कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल को उसकी 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने से पहले असाधारण परिस्थितियों में ही हटाया जा सके, अन्यथा नहीं हटाया जा सके, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छा काम किया गया कि राज्यपाल थोड़ा स्वतंत्र होकर काम कर सके। सातवां काम क्या किया गया कि राज्यपाल के लिए ऐसे मुख्यमंत्री की सलाह मानना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए जिसके पास विधानसभा में बहुमत है, यानी कि बाध्य किया गया राज्यपाल को मनमाना काम ना करने से। अच्छा काम है भाई, जरूरी था, ठीक है। इसके बाद इसने और एक सुझाव दिया आर्टिकल 356 को लेकर, ठीक है, कि आर्टिकल 356 के संबंध में आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी। तो आर्टिकल 356 के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या सुझाव दिया था, देखिएगा। आर्टिकल 356 को लेकर 5 महत्वपूर्ण सुझाव आया था। तो सरकारी आयोग ने आर्टिकल 356 को लेकर 5 जो है बातें कही थी। क्या बातें कही थी, पहला आर्टिकल 356 वही है जब राज्यों में संवैधानिक तरीके से नहीं चलाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, उसी को लेके इसके लिए कुछ सिफारिशें की थी। पहला सिफारिश क्या था कि इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए, यानी उससे पहले नहीं, यानी इसके प्रयोग से पहले संबंधित राज्य सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए कि देखो भैया तुम संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हो, हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, अच्छे तरीके से काम करो। तो इसने कहा कि पहले चेतावनी दी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसने क्या सिफारिश कहा
कि उद्घोषणा के बाद भी विधानसभा का विघटन तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उद्घोषणा को संसद की सहमति ना मिल जाए, यानी संसद के पटल पे जब ये बात बहुमत से पारित हो जाए कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए, तभी यहाँ पे ये पारित होना चाहिए विधानसभा का विघटन किसी राज्य का। ठीक। तीसरा, कि जिस तरह लोकसभा के पास शक्ति है को विशेष बैठक बुला के साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकती है, वैसे ही शक्ति उसके पास राष्ट्रपति के शासन के मामले में भी होनी चाहिए, राज्यों के पास होनी चाहिए। बात समझ में आया? कि जिस तरह लोकसभा के पास शक्ति है को विशेष बैठक बुला के साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकती है, तो वैसे ही शक्ति उसके पास, राज्यों के पास राष्ट्रपति शासन के मामले में भी होना चाहिए। ठीक है, ये एक सुझाव था। एक चौथा सुझाव था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा में हुए कारण भी बताए जाने चाहिए जिससे बाध्य होकर यह निर्णय लिया गया है। और पांचवी बात, ठीक है, कि 356 के प्रयोग के पक्ष में राज्यपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट भी संसद में रखी जानी चाहिए ताकि इस मामले की पारदर्शिता बढ़े। तो ये 356 को लेके इतने सुझाव दिए गए थे सरकारी आयोग के द्वारा। बात समझ में? अब देखिए एक और मुद्दे पे सिर्फ रिपोर्ट में आया था, तो ये तो 8वां मुद्दा था, ये तो 8वां मुद्दा था आपका, महत्वपूर्ण मुद्दा में ये 8वां मुद्दा था। ठीक है, 9वां बात किस पे कही गई थी? तो 9वां बात आया था राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़े मामले पे भी इसने सिफारिश की थी। तो यहां लिख लीजिएगा, राज्यपाल नियुक्ति से जुड़े, ठीक है, मामलों पर, ठीक है, आयोग ने मैंने सिफारिशें दी थी। तो आप ऐसे लिख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़े मामले पे आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दी, निम्नलिखित सिफारिशें की। पॉइंट नंबर 1 यहीं पे बताते चलता हूं, पॉइंट 1 2 3 4 यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, मतलब 5-6 बिंदु यहां पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1, तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या क्या सिफारिशें दी। पहला, कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो सक्रिय राजनीति से है, यानी चुनाव लड़ रहा है किसी पार्टी के टिकट पे वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी उस राज्य की राजनीति में रुचि रखता है, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं की जानी चाहिए जो केंद्र में सत्ता दल का सदस्य है, विशेषतः तब जबकि राज्य में किसी अन्य विपक्षी दल की सरकार हो। तो एक बात तो ये कहा गया सरकारी आयोग के द्वारा, अब बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, दूसरा बात क्या कहा गया कि राज्यपाल को राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, यानी राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरी बात कि उसे सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी वो कुछ ना कुछ विशेष चीजें प्राप्त किया हो। यानी देखिएगा जितने राज्यपाल होंगे कहीं ना कहीं ज्यादातर वो पढ़े लिखे होते हैं। आप राज्यपाल देखिएगा ना, तमाम नेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे आपको राज्यपाल दिखेंगे। ये तीसरा कारण की वजह से कि उसे सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति वाला व्यक्ति होना चाहिए। चौथी बात क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक समूह के व्यक्तियों को इन नियुक्तियों में वरीयता मिलनी चाहिए जैसे कि अभी तक मिलती रही है। ठीक है, पांचवी बात कि राज्यपाल को इस पद से हटाने के लिए, मतलब इस पद, सॉरी हटाने कह रहा हूं, इस पद के योग्य होने के लिए लाभ के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अहर्त नहीं होना चाहिए, यानी लाभ का पद धारण नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। यानी वो लाभ का पद मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा किसी लाभ के पद पे वो नहीं रह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित इसकी सिफारिशें थी। क्लियर है? तो 8वां मुद्दा, 9वां मुद्दा। अब देखिए इसका एक 10वां मुद्दा। 10वां मुद्दा पता है किस पे दिया था? राष्ट्रपति जो है हर चीजों को, हर विधेयकों को क्या कर लेते थे, आरक्षित कर लेते थे विधानमंडल का। तो इस पे दिया गया था कि राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति
के विचार हेतु आरक्षित किए जाने की शक्ति के संबंध में सिफारिशें की गई। जैसे पहला, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए। आराम से देख लीजिए। देखिए ध्यान से, 4 बिंदु क्या है जी? ये 4 बिंदु क्या है? हैं? कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने की शक्ति के संबंध में सिफारिशें की गई। और वो कौन कौन सी सिफारिशें थी? यानी जहां पे भी आपने पढ़ा था ना, मैंने आप लोग को केंद्र राज्य संबंध के जो विवाद के मुद्दे बताए थे, यहां पे मैं आपको थोड़ा वापस लेके चलता हूं। यहां पे देखिएगा, ठीक है। तनाव के प्रमुख कारण में, तो तनाव के प्रमुख कारण में एक राज्यपाल की नियुक्ति से था, तो इस पे आपने देखा कि सरकारी आयोग ने रिपोर्ट में बात की। 356 के दुरुपयोग को लेके था, इस पे सरकारी आयोग ने बात किया। राज्यों की वित्तीय निर्भरता को लेके थी, इस पे बात किया, ठीक है। तो जहां जहां पे अखिल भारतीय सेवाओं को लेके था, यहां पे बात किया। राज्य सूची के विषय पे जो केंद्र का दखल है, इस पे बात करेगा। हर मुद्दे पे बात किया। बात समझ में आया? तो पिछला क्लास जो बाबू नहीं किए होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को कर रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जाके एक बार पहले पिछला क्लास कर लीजिए, तब जाके समझ में आएगा। तो अब देखिएगा, यहां से कौन कौन सी सिफारिशें की गई राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए। तो यहां पे सरकारी आयोग ने कहा कि अगर राज्यपाल कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, ठीक है, आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 200 के तहत अगर कोई भी विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अगर आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति को उस पर 4 महीने के भीतर, ठीक है, 4 महीने के भीतर फैसला कर लेना चाहिए। और राज्य सरकार को वे आधार भी बताए जाने चाहिए जिसके कारण विधेयक को आरक्षित रखा गया है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, थोड़ा सा पारदर्शिता लाने की कोशिश किया गया कि ऐसे नहीं है कि 10-10 साल तक जो है आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि 10-10 साल तक जो है विधेयक पड़ा रहता था, तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि भाई आप आरक्षित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कारण बता दीजिए 4 महीने के भीतर कि आपने किस कारण से इसे आरक्षित किया है, ताकि हम सुधार करें, ठीक है। दूसरा, इस पे क्या सरकारी आयोग ने कहा, दूसरा क्या कहा सरकारी आयोग ने कि अगर राष्ट्रपति जो है विधेयक को राज्य के विधानमंडल में, अगर राष्ट्रपति विधेयक को राज्य के विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है, अगर राष्ट्रपति विधेयक को राज्य के विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है, या राज्य की सरकार से उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहता है, तो उसे 2 महीने के भीतर करना चाहिए, सरकारी आयोग ने कहा। या आप ये समझिए कि राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 4 महीने के भीतर उस विधेयक को अंतिम निर्णय कर लेना चाहिए। यहां पे यानी कि बाउंडेशन कर दिया कि भाई देखो, अगर आप राष्ट्र विधानमंडल का पुनर्विचार के लिए भेजना चाहते हो भेज दो, लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए 4 महीने के अंदर। बात समझ में आया?
या आप स्पष्टीकरण चाहते हो तो ये भी 2 महीने के भीतर आपको करना पड़ेगा विधेयक के। तो ये सारी चीजें जो है क्या कर रही है, जो एक गैप था ना, कम्युनिकेशन गैप, कि जब तक मन किए आप विधानमंडल की शक्ति को अपने पास केंद्र सरकार क्या कर लेती थी, रखे रहती थी कि भाई चलो तुमको काम ही नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या किया गया, इनकी स्वतंत्रता को जो है बंद करने का, प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए ये व्यवहार में क्या होता है, अभी आगे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी। अगर हम तीसरी बात की बात करेंगे, यहाँ पे 2 ही चीज थी जी। ठीक है, यहाँ पे 2 ही बात रहने दीजिए। ठीक है, ये 2 ही में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आर्टिकल 200 और एक ये उसके विधेयक को स्पष्टीकरण के लिए लौटाना, 2 ही बात थी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको पॉइंट को एक बार फिर देखिएगा, मुझे लगता है आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। मैं एक बार इसको फिर बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो आसान था, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था कि राज्यपाल जो है किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेते थे। ठीक है, और कोई समय सीमा नहीं होता था, 10-10 महीने कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता था। तो व्यवहार में आप देखेंगे कि विधानमंडल को कार्य करने से तो आपने रोक दिया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारिया आयोग ने कहा कि अगर राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है, तो राष्ट्रपति को उस पर 4 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए और राज्य सरकार को वे आधार भी बताए जाने चाहिए जिनके कारण विधेयक को आरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। और एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं दोबारा से बताता हूं कि अगर राष्ट्रपति विधेयक को राज्य के विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है, जैसे होता क्या है कि राज्यपाल ने क्या किया, आरक्षित कर लिया, अब इसे राष्ट्रपति चाहते हैं कि इस पे पुनर्विचार करे विधानमंडल। ठीक है, तो ये राज्य की या तो पहला काम करे कि पुनर्विचार के लिए वो भेजना चाहते हैं, या तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि राज्य सरकार से वो उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं कि भाई आप स्पष्टीकरण दीजिए इस मैटर पे। तो ये दोनों ही काम या तो पुनर्विचार के लिए भेजना चाहते हैं या तो आप राज्य सरकार से इस पे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो ये दोनों ही काम उसे 2 महीने के भीतर करना होगा कि भाई आप 2 भी काम करिए, 2 महीने के भीतर कर दीजिए। या तो आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो बता दीजिए, हम स्पष्टीकरण दे देंगे, या तो आप पुनर्विचार के लिए भेजना चाहते हैं तो 2 महीना के अंदर भेज दीजिए, ये कहा गया। और एक तीसरा विकल्प भी बताया गया, इसी में तीसरी बात भी कही गई। और तीसरी बात क्या थी कि विधानमंडल या राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 4 महीने के भीतर, यानी कि यहां पे विधानमंडल क्या कर दे, पुनर्विचार करने के बाद आपके पास विधेयक भेज दे, या स्पष्टीकरण करने के बाद आपके पास, स्पष्टीकरण देने के बाद आपके पास विधेयक भेज दे, तो फिर से आपको वही नियम आर्टिकल 200 वाला कि 4 महीने के भीतर उस विधेयक पे अंतिम निर्णय कर लेना चाहिए, यानी उसे आप जेबी वीटो का प्रयोग वहां पे ना करें। ये तीसरा पॉइंट था। अभी क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा फास्टिंग में गड़बड़ा जाता है। अभी क्लियर है? अभी ये तीसरा पॉइंट क्लियर है? आप लोगों को तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस अंकित श्रीवास्तव जो जो व्यक्ति हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि इनके चेहरे को देख के और इनके नाम को देख के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये महाशय जो हैं कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूं। ठीक है, जो भी हैं इनसे मैं बात करता हूं कि क्या दिक्कत है इनको। ठीक है, हमारे कभी सहपाठी हुआ करते थे इसी टीचिंग फील्ड में, शायद वही व्यक्ति हैं, वो खुन्नस निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या कहें, टीचिंग फील्ड को भी कुछ लोग गंदा कर देते हैं। करना तो नहीं चाहिए यार, लेकिन करते हैं कुछ लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़े।
कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना जी? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक तनाव का कारण क्या बताया था, योजना आयोग बताया था। अब देखिए सरकारिया आयोग योजना आयोग पे भी कुछ बातें कहेगा, तो 11वां पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, ये कुछ जानकारी आप लोगों का जानकारी ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। जानकारी ये है कि अभी सुपर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, यानी अगर आप 12 महीने का या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरे 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी 12 महीने का लेंगे तो 18 महीने का मिलेगा, 24 महीने का लेंगे तो 30 महीने का मिलेगा। और मेरा रेफरल कोड आप लोग जानते हैं, कैपिटल लेटर से करण कुमार। ठीक है, मेरा नाम जो है वही कैपिटल लेटर से करण कुमार, आप इसको लिख दीजिएगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, कैपिटल लेटर से करण कुमार, और आपको रेफरल कोड पे जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और कई तरीके के बैचेज हैं, चैंपियन बैच है मेंस जीएस पेपर 2 के लिए, जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ये मंजिल बैच है, जिसमें ये सभी टॉप एजुकेटर जो है आपको जीएस पेपर 4 पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही समर्थ बैच है जीएस पेपर 3 के लिए, विजय पथ बैच है पीटी और मेंस के लिए, इसमें भी मैं दिखूंगा आपको। लगभग हिंदी और एसए के पेपर में ये अमरनाथ सर पढ़ा रहे हैं। ये विपुल त्रिपाठी सर जो कि पॉलिटी के लिए जाने जाते हैं, राज व्यवस्था का इनका विशेष कोर्स है, 499 रुपए में आप इसे पढ़ सकते हैं। विजय पथ बैच है, इसमें सभी टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री और आईआर पे मेरा अपकमिंग कोर्स है, जो कि 3 जून के आ रहा है, 1499 में सिर्फ आप मेरा बैच भी लेके पढ़ सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री और आईआर का, जो कि अभी अपकमिंग है, आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए मकसद बैच, जो कि यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के लिए, इसमें 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। एसए के लिए ये बैच आ चुका है, यानी ढेर सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर है, ये ढेर सारे बैचेस अवेलेबल हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग जो है इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ए सब मिट गया, मैंने तब से जितना लिखा था सब मिट गया यार। इतना मेहनत से जो लिखा था सब मिट गया। सब मिट गया जो भी मैं लिखा था ना सब मिट गया। 10 पॉइंट मैंने लिखा था ना, देखिए मैंने 10 पॉइंट लिखा था ना, सब मिट गया यार। ये टेक्नोलॉजी में ना बड़ी दिक्कत है। मुझे पता नहीं था कि इसको सेव करने के बाद इसको एग्जिस्ट करना था, मैंने बिना सेव के एग्जिस्ट कर दिया, सब मिट गया। चलिए कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे ना कौन सा पॉइंट बताना था, 11वां या 12वां? 10वां के बाद 11वां या 12वां कौन पॉइंट बताना था? बताइए, इसको खत्म कर दें केवल। 11वां पॉइंट था कि 10वां? कौन सा पॉइंट था? अरे कभी 2020 में ये हमारे साथ पढ़ाया करते थे बीपीएससी कैटेगरी में, ठीक है, मैथ या रीजनिंग पढ़ाते थे। ठीक है, तो आज नहीं पढ़ाते हैं, अनअकैडमी से ये मतलब छोड़ चुके हैं, तो छोड़ने का वजह मुझे नहीं पता। ठीक है, चल 11वां, चलिए तो आप इसके आगे जो है ऐड कर लीजिएगा, 11वां पॉइंट यहीं से आगे जो है ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा तो मैं सीधे यहाँ पे 11वां पॉइंट पे आ जाता हूँ। अब क्या था, ये सारी चीजें मिट गई है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो जहां जहां तनाव था वहां वहां सरकारिया आयोग अपना बातें कह रही है। तो अगला पॉइंट है कि ये योजना आयोग को लेके क्या बात करता है। योजना आयोग के बारे में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। निम्नलिखित सिफारिशें दी। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 2 ठो पॉइंट है यहाँ पे, 2 ठो पॉइंट है, 2 ठो, पहला और दूसरा। पहला क्या सिफारिश था कि योजना आयोग को केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहना चाहिए और उसे स्वायत्त बनाने से समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। सरकारी आयोग ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि योजना आयोग अगर राज्यों के पक्ष में दे देंगे तो राज्य अपने अपने बारे में सोचने लगेंगे, सभी राज्यों के बारे में एक समान नहीं सोचेंगे। इसलिए इन्होंने सरकारी आयोग ने कहा कि योजना आयोग को केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहना चाहिए, उसे स्वायत्त बनाने से समस्या कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। और दूसरा बात इन्होंने कहा
कि आयोग को योजना निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण पे राज्यों से प्रभावी विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये एक सकारात्मक बातें थी। तो ये 2 सिफारिश यहां से आया भाषण में, यानी जहां जहां पे तनाव के बिंदु थे ना, हर उस बिंदु पे इसने बात किया। अब देखिए एक तनाव का बिंदु और था राष्ट्रीय विकास परिषद को लेके। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी, निम्नलिखित सिफारिशें। या फिर भाग्य का क्लियर है, यहां तक क्लियर है यार? दिमाग में मेरे ना कुछ चीजें चल रही है, इसलिए मेरी स्पीड घट गई। वो जो व्यक्ति थे ना, मुझे एकदम 99% में श्योर हूं कि जिस पे मेरा मुझे डाउट जा रहा है वो वही व्यक्ति थे, वो कोई विद्यार्थी नहीं थे। ठीक है, वो कोई विद्यार्थी नहीं थे। मतलब बड़ी दुख होता है यार, मतलब टीचिंग को लोग कितना किस स्तर तक गिरा दिए हैं। ठीक है, मतलब पता नहीं यार, दिमाग में मेरे वही चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। आ जाएं अपने पॉइंट पे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में भी आयोग ने जो है कुछ सिफारिशें दी थी। तो सिफारिश नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कोई बात नहीं, अरे ऐसे लोगों से घंटा ना फर्क पड़ता है हमको। बस थोड़ा सा बुरा लगता है यार कि मतलब कभी साथ में पढ़ाते थे, आज क्लास को डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सोच के बुरा लगता है। बट कोई ना, 2 मिनट बाद ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये भी 10-15 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है, खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी। ठीक है, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बस 10-15 मिनट का और समय बचेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट। ठीक है, पानी वगैरह पी लीजिए। को बढ़ाया जाना चाहिए और आरंभिक चरण में ही इसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, यानी इसकी भूमिका बढ़ा दी जानी चाहिए। और इसकी भूमिका पंचायतों, नगर पालिकाओं में चुनाव की समयबद्धता, एकरूपता में होने चाहिए। और इस परियोजना के लिए संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। ऐसी सिफारिशें इन्होंने किया था। अब ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या, या इसका नाम बदलने के लिए क्यों कहा गया, इसकी पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव की संबद्धता और एकरूपता होनी चाहिए, इससे क्या संबंध है। तो आगे अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में राष्ट्रीय विकास परिषद। तो फिलहाल के लिए बस ये 2 सुझाव समझ लीजिएगा, आगे हम इस चैप्टर में इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो ये सिफारिश था राष्ट्रीय विकास परिषद को लेके। एक सिफारिश इनका और था। ठीक है, एक सिफारिश और समझ लीजिएगा, आर्टिकल 263 को लेकर। ठीक है, इसमें जो बार बार आप सुन रहे थे अंतरराज्य परिषद, क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या इसके बारे में बात कही थी, सिफारिश की थी, उसे समझ लीजिएगा। वर्णित अंतर राज्य परिषद, ठीक है, पर सरकरिया आयोग आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। सिफारिशें
की। पहला, अभी देखिए आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये है क्या, मैं कह रहा हूं ना कि ये सब बताऊंगा कि ये है क्या, ठीक है। अंतरराज्य परिषद क्या है पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ए टू जेड मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ हम कुछ और चीज पढ़ रहे हैं, इसीलिए उस पर फोकस मत कीजिएगा, इसके बारे में आयोग ने क्या कहा उस पर फोकस कीजिएगा। तो इसने पहला बात कहा कि अंतरराज्यीय परिषद का नाम बदल करके अंतर सरकारी परिषद, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कर देना चाहिए। तो एक तो सिफारिश किया, नाम बदल देना चाहिए, और क्या कर देना चाहिए, अंतर सरकारी परिषद यानी इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कर देना चाहिए। दूसरा इसने बात कहा कि अंतर सरकारी परिषद की एक सामान्य सभा होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषय को देखने वाले सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होने चाहिए, और प्रत्येक वर्ष इसकी कम से कम एक बैठक होनी चाहिए, ये इसने सिफारिश किया, ठीक है। और अंतर सरकारी परिषद की एक अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री और 6 मुख्यमंत्री होंगे, और मुख्यमंत्रियों का चयन एक एक वर्ष के लिए होगा, और हर क्षेत्र में यानी जोन से एक मुख्यमंत्री अवश्य लिया जाएगा। और इस समिति को प्रत्येक वर्ष में कम से कम 4 बैठक जरूर होंगी, और ये समिति जो है जिन विषयों को निर्दिष्ट करेगी उन्हीं पे अंतर सरकारी परिषद की सामान्य सभा में विचार किया जाएगा। तो ये सारी बातें की गई अंतरराज्यीय परिषद के लेके, ठीक है। अब ये अंतरराज्यीय परिषद का काम क्या है, इसकी गठन कैसे होती है वगैरह वगैरह आपको नहीं पता होगा, तो अभी आपको ये थोड़ा सा इसके सुझाव जो है ना समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो चिंता मत कीजिएगा, अभी बस यहाँ पे सुझाव आप समझ लिए होंगे कि इसने सुझाव क्या कर रहा है। आगे जब मैं अंतरराज्यीय परिषद पढ़ाऊंगा तो ये सुझाव आपको समझ में आएंगे, एकदम आसानी से समझ में आएंगे। तो अभी आप नहीं पढ़े हो अंतरराज्यीय परिषद तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो बस दो और है, बस दो चीजें और है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम को लेकर इसने कुछ सिफारिश किया था, क्योंकि केंद्र राज्य इसके लिए भी टकराते रहते थे, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम को लेकर। तो एक इस पे भी इसने टिप्पणी किया था। बस ये अंतिम है, इसके बाद हम लोग जो है अगले जोन में चले जाएंगे। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, ये सब पढ़ना है आपको, डिटेल में पढ़ना है। तो एकदम चिंतित नहीं होना है कि सर ये सब क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कह रहा हूं ना ए टू जेड चीजें पढ़ाऊंगा कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम क्या है, और यहाँ पे क्यों सरकारी आयोग इसकी सिफारिशें कर रहा है, ये सारा चीज लिंक करूंगा। बस अभी समझ लीजिएगा कि इस पे कुछ सिफारिशें दे रही है, ठीक है, जो केंद्र राज्य संबंध के मध्य में विवाद का एक वजह था। तो इसके बारे में इसने कहा, आयोग ने कुछ सिफारिशें की। पहला सिफारिश किया कि केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वो नदी जल विवादों के संबंध में राज्यों के आवेदन आने के एक वर्ष के भीतर अधिकरण का गठन करे। अधिकरण क्या होता है? इट्स ए ट्रिब्यूनल लाइक ए कोर्ट, जो किसी विशेष मुद्दे की सुनवाई के लिए गठित की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया था तो उसमें अधिकरण के बारे में बताया था। तो पहला सुझाव तो यही था, ठीक है, कि केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वो नदी जल विवादों के संबंध में राज्यों के आवेदन आने के एक वर्ष के भीतर अधिकरण का गठन करना चाहिए। अधिकरण मतलब कोर्ट, जैसे न्यायालय होता है ना, एक न्यायालय जो विशेष मुद्दे को चुनता है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो एक तो ये होना चाहिए, एक साल के भीतर गठन कर देना चाहिए। दूसरा कि केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया जाए कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में नदी जल विवाद संबंधित है तो वो विवाद सुलझाने के लिए अपनी ओर से अधिकरण का गठन कर सके, यानी केंद्र कर सके, और राज्यों को अधिकरण को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सके। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो 5 वर्ष के भीतर अधिकरण की सिफारिशों को प्रभावी बनाए, यानी जो कोर्ट वहां पे बताएगा कि इन विवादों को लेकर क्या करना चाहिए, तो 5 वर्ष के भीतर अधिकरणों को सिफारिश को प्रभावी बनाने का जिम्मा केंद्र का होगा, और अधिकरण के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सामने माना जाए, ठीक है, समान माना जाए। यानी कि अधिकरण ने कह दिया तब आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, यानी ऐसा काम होना चाहिए। तो ये दो मुद्दे जो है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम को लेकर कहा गया। अब देखिए ये सारी चीजें थी। अब मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, मिट गया है, मैं कैसे, यही दिक्कत है, बड़ी दुख हो रहा है कि मिट गया वो। तो आपने अगर ध्यान से समझा होगा तो मैंने आपको केंद्र राज्य के मध्य में तनाव की स्थिति बताया था, कारण बताया था, और उस हर मुद्दे को लेके राज्य क्या चाहते थे? स्वायत्तता चाहते थे, और केंद्र सरकार उस पर स्वायत्तता दे नहीं रही थी। इसीलिए आपने देखा कि पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, तो कांग्रेस की सरकार ये समझ जाती है कि हमें इन मुद्दों पे कुछ तो बोलना पड़ेगा, या तो इन मुद्दों को स्पष्ट करना पड़ेगा, या तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये है और क्यों है।
तो इन्होंने सरकारी आयोग का गठन कर दिया। और आप देखिए यहाँ पे जितने भी मुद्दे आ रहे हैं ये केंद्र सरकार के पक्ष में आ रहे हैं कि विपक्ष में आ रहे हैं। आप अगर ध्यान से इसका एनालिसिस कीजिएगा तो आप पाएंगे कि केंद्र सरकार के पक्ष में ही ये झुकाव है सरकारी आयोग का। और दूसरी बात कि जहां पे केंद्र पक्ष के झुकाव नहीं है तो वो एक सुधार के रूप में है कि हाँ एक्चुअल में वहां पे राज्यों को ये शक्ति दी जानी चाहिए। क्या ये इतनी बात ही आपको स्पष्ट हो रही है? तो कल के डेट में आपसे क्वेश्चन यहां से कोई भी मेंस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, आप लिख पाए। क्योंकि हर चीज रट के रटा के पास नहीं किया जा सकता है। समझने की चीजें समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अरे भैया कुछ तो रिप्लाई कीजिए। तो अभी एक दौर